हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का पेटा मैथ्स एकेडमी के ई लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। तो देखो अपन एसआरसीनी बुक सोल्व कर रहे थे और एसआरसीनी बुक में हमने सबसे पहले लॉग वाला टॉपिक कंप्लीट किया था, फिर हमने कॉम्प्लेक्स नंबर भी कंप्लीट कर दिया लास्ट क्लास में। अब स्टार्ट करेंगे अपन क्वाड्रेटिक इक्वेशन या फिर इसको बोल देते हैं द्विघात समीकरण। तो जिस तरीके से हमने लॉग और कॉम्प्लेक्स नंबर वाले चैप्टर कंप्लीट किया ना, उसी अप्रोच के साथ अपन क्वाड्रेटिक इक्वेशन वाला टॉपिक भी कंप्लीट करेंगे। देखो कैसे किया था हमने वहाँ से देखो टॉपिक को शुरू करने से पहले कुछ बेसिक्स देखे थे। हालांकि वो बेसिक्स आपको आते भी होंगे, लेकिन क्या है कि क्लास शुरू करने से पहले आपको थोड़ा बहुत जान लेना चाहिए कि ये टॉपिक के बारे में, मतलब कहाँ से क्वेश्चन आते हैं, कौन कौन से इसमें मेन प्रॉपर्टीज यूज होंगी, कौन कौन से फॉर्मूले यूज होंगे, ये जान लेना बहुत जरूरी है आपके लिए। हालांकि सभी बच्चों को ये सब चीज़ें पता हैं। जैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन में ज़्यादा कोई फॉर्मूले है नहीं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के सारे फॉर्मूले लगभग आपको आते हैं, लेकिन फिर भी यहाँ पर जो प्लेटफॉर्म आपको मिल रहा है ना, उस पर आपको बता देना ज़्यादा सही रहता है कि एक बार चीज़ें आपकी रिकॉल हो जाएंगी। जब अपन क्वेश्चन सोल्व करेंगे ना, तब वहाँ पर जो प्रॉपर्टी अपन अप्लाई करेंगे ना, तब आपको ये डाउट नहीं रहेगा कि ये प्रॉपर्टी कहाँ से हमने ली है। तो उससे पहले इससे अच्छा है कि अपन 30 या 35 मिनट में इसको जान ले अच्छे से, क्योंकि अभी आपके पास टाइम खूब पड़ा है ना। तो आपके पास सेकंड ग्रेड की वैकेंसी है अभी, क्योंकि सेकंड ग्रेड तो अभी कंप्लीट हुआ है। तो देखो 1-2 दिन पहले ही अधीनस्थ बोर्ड ने अपने एग्जाम का कैलेंडर जारी कर दिया है। तो जल्द ही आपको आरपीएससी से भी खुशखबरी मिलने वाली है, क्योंकि आरपीएससी में भी फर्स्ट ग्रेड की वैकेंसी आने वाली है अभी। तो जल्द ही वो वैकेंसी आएंगी। तो देखो पिछली बार जब जो अभी फर्स्ट ग्रेड हुआ है ना, वहाँ से उस फर्स्ट ग्रेड में फर्स्ट ग्रेड की वैकेंसी जो मैथ की है ना, वो पोस्ट आपको बहुत कम मिली थी। लेकिन अब की बार जो वैकेंसी आएगी ना फर्स्ट ग्रेड की, उसमें मैथ की वैकेंसी अच्छी खासी देखने को मिलेगी आपको। तो इससे बढ़िया आप पहले से ही तैयारी अपनी स्टार्ट रखो, ताकि जब वैकेंसी जाए ना, तब आप उसको अच्छे से बूस्ट कर पाओ। क्योंकि वैकेंसी आने के बाद में तैयारी नहीं हो पाएगी, क्योंकि मैथ का जो सिलेबस है ना, ये बहुत बड़ा है। सीनियर सेकेंडरी भी आपको पढ़नी पड़ेगी, 10th वाला भी पढ़ना पड़ेगा, ग्रेजुएशन वाला पोर्शन भी पढ़ना पड़ेगा, पोस्ट ग्रेजुएशन वाला भी आपको पढ़ना पड़ेगा। इसके साथ साथ जीके वाला पेपर भी है, वो भी आपको तैयार करना पड़ेगा। तो वैकेंसीज आने के बाद में कोई तैयारी नहीं हो पाएगी, पहले ही तैयारी करनी पड़ेगी आपको। तो देखो मेरा तो यही मानना है कि आप वैकेंसीज आने से पहले जितने भी ऑथेंटिक बुक्स हैं, जैसे अपन ग्रेजुएशन में नवकार पब्लिकेशन को सोल्व करते हैं, जैसे राजस्थान यूनिवर्सिटी वाले बच्चे जेपीएच को सोल्व करते हैं, एमजीएचयू वाले बच्चे नवकार पब्लिकेशन या फिर गो ग्रुप की बुक को सोल्व करते हैं। तो जो ऑथेंटिक बुक है उनको आप पहले ही सोल्व करके तैयार रखो। जैसे सीनियर सेकेंडरी में अपन एनसीईआरटी को करते हैं, एनसीईआरटी से ज़्यादा प्रेफर करते हैं अपन एसआर सैनी को। वैसे तो एसआर सैनी बुक आईआईटी में चलती है, लेकिन आईआईटी वाले बच्चे इसको ज़्यादा सोल्व नहीं करते। एसआर सैनी जो बुक है ना, ये कंपटीशन के लिए बहुत ज़्यादा अच्छी बुक है। जैसे DSSS, एनवीएस, केवीएस, इसके साथ साथ अपना सेकंड ग्रेड, फर्स्ट ग्रेड, वहाँ से जो क्वेश्चन आते हैं ना सीनियर सेकेंडरी के, उस सीनियर सेकेंडरी वाले पोर्शन में एसआर सैनी में से हूबहू क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। ये आपको बताने की जरूरत है नहीं, क्योंकि एसआर सैनी बुक में जो क्वेश्चन दिए हुए ना, वो सारे के सारे क्वेश्चन या तो प्रीवियस एग्जाम में आए हुए हैं, या फिर वो क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हैं, क्योंकि उनमें जो प्रॉपर्टीज यूज होती है ना, वो अच्छी खासी प्रॉपर्टी है। क्वेश्चन में जो वेरिएशन है, क्वेश्चन में वेरिएशन बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है आपको। हर टाइप का क्वेश्चन आ जाता है यहाँ से। अगर एक टॉपिक के, जैसे कॉम्प्लेक्स नंबर में हमने एक टॉपिक के लगभग 150 क्वेश्चन सोल्व किए थे। अब देखो एक टॉपिक के यदि अपन ने 150 क्वेश्चन कर लिए, तो वहाँ से कोई क्वेश्चन ऐसा बचता नहीं है कि वो आपके एग्जाम में आए और आपको उसको सोल्व ना कर पाओ। तो देखो यही अप्रोच रहेगी अपनी कि क्वेश्चन को कम से कम टाइम में कैसे सोल्व कर पाएं। जैसे बाई ऑप्शन वाले टेक्निक अपन यूज़ लेते हैं, तो बाई ऑप्शन से जब अपन सोल्व करते हैं तो अपने हमारा जो टाइम है ना, वो कम यूज़ होता है। तो देखो हमें यही टेक्निक लगानी है। तो देखो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को अपन स्टार्ट करेंगे, आपका ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा मैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को अपन अभी स्टार्ट करेंगे। तो इस क्लास में देखेंगे अपन क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में कुछ बेसिक्स देख लेते हैं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कुछ फॉर्मूले या फिर कुछ टर्म्स यूज होती हैं, तो उनको देख लेते हैं अपन। तो स्टार्ट करते हैं अपन। देखो क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करने से, क्वाड्रेटिक इक्वेशन से शुरू करने से पहले मैं ये बता देता हूँ कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो द्विघात समीकरण है, ये आया कहाँ से है। देखो पॉलिनोमियल आपने पढ़ा होगा, पॉलिनोमियल या फिर जिसको बोल देते हैं अपन बहुपद। क्या बोल देते हैं? बहुपद। अब देखो इसके नाम से ही पता चल रहा है कि बहुपद वो होगा जिसमें क्या होंगे, बहुत सारे पद होंगे, बहुत सारी टर्म्स होंगी, उसको बहुपद बोल देते हैं अपन। और इसका जो स्टैंडर्ड फॉर्मेशन है बहुपद का, वो अपन किस तरीके से बनाते हैं। जैसे ये एक कोफिशिएंट ले लिया और ए के कोफिशिएंट में मैंने ले लिया x की पावर n। फिर जो दूसरा पद आएगा ना, उसमें b कोफिशिएंट मतलब चेंज भी हो सकता है, और x की पावर n-1 होगी। x की पावर कम होती चली जाएंगी, x की पावर n यहाँ पर है, यहाँ पर x की पावर n-1 आएगी, और यहाँ पर c कोफिशिएंट के साथ x की पावर n-2, और ऐसे करके देखो सारे जो स्टेप, जो लास्ट वाला स्टेप आएगा ना अपने पास, उसमें x की पावर क्या आ जाएगी 0।
x की पावर 0 क्यों आएगी, क्योंकि जो nवां टर्म है, nth टर्म है, उसमें क्या ले लेंगे, देखो पहले टर्म में मैंने क्या लिया n-0, इसमें n-1, इसमें n-2, लास्ट वाले टर्म में अपन क्या लेंगे n-n लेंगे ना, तो n-n क्या बना लेगा, 0 बना लेगा। और इसका मैंने कोफिशिएंट मान लिया, देखो इसका कोफिशिएंट मान लिया मैंने d, ठीक है। ये है एक बहुपद का इक्वेशन। अब देखो इस बहुपद में जो अपन से ये पूछे कि इस बहुपद की पावर कितनी है, तो इस बहुपद की पावर या फिर जिसको बोल देते हैं घात, पावर कितनी होगी इसकी, n होगी। कैसे पता चला, हमें ये पता चला कि जो इक्वेशन है इसमें जो वेरिएबल यूज हो रहा है, वेरिएबल इसमें कौन सा यूज हो रहा है, x वेरिएबल यूज हो रहा है, a b c d तो सारे क्या है, कांस्टेंट है। तो वेरिएबल की जो मैक्सिमम पावर होती है ना, उसी को अपन क्या बोल देते हैं, वही होता है बहुपद की पावर। तो x वेरिएबल की मैक्सिमम पावर कौन सी यूज हो रही है, यहाँ पर n यूज हो रही है ना, इसका मतलब इस बहुपद की पावर या घात कितनी हो जाएगी, n पावर का हो जाएगा। और यदि कोई बहुपद n पावर का है तो वहां से हमें रूट कितने मिलेंगे, इसके रूट या फिर इसके सॉल्यूशन हमें कितने मिलेंगे, तो n ही सॉल्यूशन मिलेंगे। कितने मिलेंगे, n सॉल्यूशन मिलेंगे। यदि n घात का बहुपद है तो n सॉल्यूशन मिलेंगे, यदि 2 घात का बहुपद है तो हमें 2 सॉल्यूशन मिलेंगे, और यदि बहुपद 1 घात का ले रहे हैं अपन तो उसके सॉल्यूशन कितने मिलेंगे, एक ही सॉल्यूशन मिलेगा। देखो एक सॉल्यूशन कैसे मिलेगा, यदि मैंने लिख लिया ax + b = 0, ये मैंने इक्वेशन लिखी, तो इस इक्वेशन को आप क्या बोल देते हो कि ये तो एक रैखिक समीकरण है। क्या है ये, लीनियर इक्वेशन है। लीनियर इक्वेशन कैसे पता चला, जो बहुपद में एक घात यूज होती है, मतलब एक घात वाला बहुपद क्या होता है, लीनियर इक्वेशन होता है। 2 घात वाला बहुपद क्या होता है, द्विघात समीकरण या फिर क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है, जो अपना टॉपिक है उसके बाद में अपन चर्चा करेंगे। देखो ax + b = 0 लिखा मैंने, तो यहाँ से x बराबर क्या आ जाएगा, -b/a। तो x का सिर्फ एक ही मान हमें ऐसा मिलेगा जिसके लिए ये इक्वेशन सेटिस्फाई करेगा। x की केवल एक ही वैल्यू मिलेगी हमें -b/a, जिसके लिए ये इक्वेशन सेटिस्फाई होगी। -b/a के अलावा x का ऐसा कोई भी मान नहीं होगा जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करे। इसका मतलब ये हुआ कि इसमें लीनियर इक्वेशन में पावर कितनी है, 1 है ना, तो उसका रूट भी हमें कितना मिलेगा, 1 रूट ही मिलेगा। यदि यहाँ से मैं n की वैल्यू 2 ले लें, n की वैल्यू क्या ले लें अपन, 2 ले लें, तो इस इक्वेशन को अपन क्या बना सकते हैं, इस इक्वेशन को बना सकते हैं अपन ax² + bx + c = 0। ये इक्वेशन बन जाएगी ना। इसी इक्वेशन को अपन क्या बोल देते हैं, इसी इक्वेशन को अपन बोल देते हैं द्विघात समीकरण। क्या बोल देते हैं, द्विघात समीकरण। जहां से देखो बहुपद की पावर कितनी आती है, 2, जिस बहुपद की पावर 2 होती है अपन उसको क्या बोल देते हैं, द्विघात समीकरण बोल देते हैं। और यही हमारा टॉपिक है। अब जो भी बातें करेंगे ना अपन, वो सिर्फ अपन द्विघात समीकरण की बातें करेंगे, ax² + bx + c = 0 की बातें करेंगे, जिसके पावर कितनी होंगी, पावर हमें पता चल गया है कि इसकी पावर तो 2 है, पावर 2 है तो हमें ये भी पता चल गया कि इसके रूट भी कितने आएंगे, हमारे पास 2 रूट आएंगे। कितने रूट आएंगे, द्विघात समीकरण के 2 ही रूट आएंगे, क्योंकि मैंने बता दिया कि n पावर वाले बहुपद के रूट n आते हैं, तो 2 घात वाले बहुपद के रूट भी कितने आएंगे, 2 आएंगे। अब वो बात अलग है कि ये दोनों रूट समान भी हो सकते हैं, दोनों रूट अलग अलग भी हो सकते हैं, दोनों रूट रियल भी हो सकते हैं, इमेजिनरी हो सकते हैं, वो अपन बाद में पढ़ेंगे। लेकिन हमें रूट इसके कितने मिलेंगे, 2 रूट ही मिलेंगे। अब देखो स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक, जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। देखो क्वाड्रेटिक इक्वेशन की मैंने स्टैंडर्ड फॉर्म लिखा दी, ax² + bx + c = 0। ये फॉर्मेशन होता है किसका, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। अब देखो मैंने ये तो बता दिया कि इसके 2 रूट होंगे, लेकिन 2 रूट होंगे कौन कौन से, ये रूट निकालने के लिए फॉर्मूला यूज में लेते हैं अपन श्रीधराचार्य। कौन सा लेते हैं, श्रीधराचार्य फॉर्मूला यूज में लेते हैं। और श्रीधराचार्य क्या बोलता है, ये बोलता है कि x = -b ± √b² - 4ac/2a। ये क्या आते हैं, इसके रूट आते हैं। अब यहाँ से देखने से तो ये एक ही रूट लग रहा है कि x की वैल्यू सिर्फ हमें एक ही रूट मिल रहा है, लेकिन यहाँ पर देखो प्लस और माइनस दोनों का साइन मैं यूज में ले रहा हूँ। एक बार यदि अपन प्लस का साइन यूज लेंगे तो x की वैल्यू हमें अलग मिलेगी, एक बार यदि अपन माइनस का साइन यूज में लेंगे तो हमें x की वैल्यू उससे अलग मिलेगी। तो x के 2 मान आ गए हमारे पास। ये क्या है, इसके रूट है, ये क्या है, द्विघात समीकरण के रूट निकाल लिए हमने। x = -b + √b² - 4ac/2। अब ये चीजें आपको सारी चीजें आपको ये सब पता है ना, लेकिन फिर भी जान लेना जरूरी है। तो देखो b² - 4ac को अपन क्या बना सकते हैं, b² - 4ac को इसको अपन लिख सकते हैं कैपिटल D के बराबर। b² - 4ac किसके बराबर होता है, कैपिटल D। जहां पर भी आपको कैपिटल D दिया हुआ होता है तो उसका मतलब होता है कि इसने क्या लिया है, b² - 4ac लिया है। अब देखो ये आ रहा है रूट के अंदर, जो कैपिटल D है ये रूट अंडर रूट के अंदर आ रहा है। इसका मतलब अपन इस अंडर रूट के हिसाब से इसके अपन जो रूट है, इन रूट को अपन अनुमान लगा सकते हैं कि इन रूट का नेचर क्या होगा, इन रूट की प्रकृति क्या होगी, ये अपन लगा सकते हैं। तो इसके लिए अपन कंडीशन बना लेंगे। देखो पहली कंडीशन मैंने बना ली कि यदि क्या हो,
डी का मान ग्रेटर देन 0 हो। पहली कंडीशन ये बना ली मैंने कि जो कैपिटल डी है ये ग्रेटर देन 0 हो। इसका मतलब ये हुआ कि जो अंडर रूट के अंदर जो वैल्यू आ रही है ये क्या है, पॉजिटिव वैल्यू आ रही है अंडर रूट के अंदर। अंडर रूट के अंदर यदि पॉजिटिव वैल्यू आ रही है तो हमें क्या मान मिलेगा इसका, हमें मान मिलेगा इसका, देखो यदि अंडर रूट के अंदर पॉजिटिव वैल्यू है तो हमें रूट इसके क्या मिलेंगे, एक तो हमें पता लग गया कि इसके असमान रूट मिलेंगे, मतलब दोनों रूट क्या होंगे, बराबर नहीं होंगे, असमान होंगे, या फिर इसको बोल देते हैं हमें डिस्टिंक्ट रूट मिलेंगे इसके। और एक चीज हमें ये पता चल गई कि यदि अंडर रूट के अंदर पॉजिटिव वैल्यू आ रही है इसका मतलब ये इमेजिनरी तो हमें नहीं देगा, -b/2 ये इमेजिनरी होता नहीं है, तो हमें ये पता चल गया कि ये इसके रूट है ये क्या होंगे, वास्तविक होंगे, क्या होंगे, वास्तविक रूट होंगे, या फिर इसको बोल देते हैं अपन इसके रियल रूट होंगे। तो d पॉजिटिव, d ग्रेटर देन 0 होने पर हमें असमान और वास्तविक रूट मिलेंगे। d ग्रेटर देन 0 को भी हमने दो भागों में डिवाइड कर दिया, किस तरीके से, d ग्रेटर देन 0 है मतलब रूट के अंदर हमें पॉजिटिव वैल्यू मिल रही है, तो रूट के अंदर ये पॉजिटिव जो वैल्यू मिल रही है अपन इसको अपन दो तरीके से डिवाइड कर सकते हैं। कैसे कैसे, एक बार तो मैंने मान लिया कि ये जो d है ये क्या है, परफेक्ट स्क्वायर है, क्या है ये, परफेक्ट स्क्वायर मैंने मान लिया, मैंने इसको मान लिया bs। एक बार तो मान लिया मैंने ये परफेक्ट स्क्वायर है, एक बार मैंने मान लिया कि ये जो d है ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। तो इसके लिए अपन देखेंगे कि इसके रूट किस तरीके से करेंगे। देखो यदि ये परफेक्ट स्क्वायर होगा मतलब अंडर रूट के अंदर यदि परफेक्ट स्क्वायर वैल्यू आ रही है तो इसका जो अंडर रूट आएगा ना वो एक रियल वैल्यू आएगा और वो एकदम अच्छे से हमारे पास निकल जाएगा, मतलब रेशनल वैल्यू हमें ये निकाल के देगा। और रेशनल वैल्यू ऐड करेंगे माइनस करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, वास्तविक तो मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन वास्तविक में भी दो चीजें होती हैं। वास्तविक में भी आपको पता है जो रियल रूट होते हैं ना उसमें भी दो चीजें होती हैं आपके पास, ये परिमेय भी हो सकता है और ये अपरिमेय भी हो सकता है। तो अपन इनका ये पता लगाएंगे कि वास्तविक तो होगा लेकिन परिमेय होगा कि अपरिमेय होगा, तो हमें ये पता लगेगा यहाँ से। अपन देखेंगे कि यदि d परफेक्ट स्क्वायर है तो हमें क्या मिलेगा, हमें परिमेय रूट मिलेंगे, परिमेय या फिर जिसको बोल देते हैं पर रेशनल। और यदि d परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो हमें क्या रूट मिलेंगे, अपरिमेय रूट मिलेंगे, क्या मिलेंगे, अपरिमेय। और ये जो असमान है ये दोनों में क्या रहेगा, कॉमन रहेगा, क्योंकि d क्या आ रहा है, ग्रेटर देन 0 आ रहा है। असमान यहाँ भी मिलेंगे और असमान हमें यहाँ भी मिलेंगे, लेकिन वास्तविक को हमने दो भागों में डिवाइड कर दिया कि यदि d परफेक्ट स्क्वायर है तो हमें परिमेय रूट मिल जाएंगे, और यदि d परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो हमें क्या रूट मिल जाएंगे, अपरिमेय या फिर इरेशनल रूट हमें मिल जाएंगे। ये हमने पहली कंडीशन बांट दी। अब देखो दूसरी कंडीशन लेते हैं अपन, कब, यदि d की वैल्यू क्या हो जाए, 0 के बराबर आ जाए। यदि d 0 के बराबर आ गया तो अंडर रूट वाली वैल्यू सारी क्या बन जाएगी, 0 बन जाएगी ना। तो हमारे पास क्या मिलेगा, केवल -b/2a मिलेगा हमारे पास, जो कि x का रूट आ रहा है। अब देखो x का रूट -b/2a आ गया, लेकिन रूट आने कितने चाहिए, 2 रूट आने चाहिए ना। इसका मतलब हमने ये पता लगा लिया कि d बराबर 0 आने पर इसके जो रूट है दोनों रूट ही क्या आ जाएंगे, समान आ जाएंगे, दोनों रूट ही समान आ जाएंगे इसका। तो हम यहाँ से लिख सकते हैं कि दोनों रूट समान होंगे, एक तो लिख दिया समान। अब ये पता लगाएंगे कि वास्तविक होंगे कि अवास्तविक होंगे, सॉरी वास्तविक होंगे कि काल्पनिक होंगे। तो वास्तविक रूट मिलेंगे यहाँ से, कौन से मिलेंगे, वास्तविक। तो देखो d बराबर 0 होने पर हमें वास्तविक और समान रूट मिल जाएंगे, रियल एंड इक्वल रूट मिल जाएंगे, ठीक है। थर्ड कंडीशन हम ले सकते हैं कि यदि d की वैल्यू क्या आ जाए, लेस देन 0 आ जाए। थर्ड कंडीशन अपन बना सकते हैं यहाँ से कि d की वैल्यू यदि लेस देन 0 ले लें अपन। अब देखो रूट के अंदर यदि लेस देन 0 वैल्यू आ जाए, रूट के अंदर हमारे पास यदि नेगेटिव वैल्यू आ जाए तो उसका जो मान है वो रियल तो नहीं आएगा, वो कौन सा मान आएगा, इमेजिनरी वैल्यू आएगा यहाँ से। तो एक चीज हमें देखते ही पता लग गई कि इसके रूट क्या आएंगे, काल्पनिक रूट आएंगे या इमेजिनरी रूट आएंगे। और कौन से आएंगे, समान या असमान, तो कौन से आएंगे, असमान या फिर डिस्टिंक्ट रूट आएंगे इसके। ये देखो हमने इनके नेचर को बांट दिया कि ax² + bx + c = 0 जो द्विघात समीकरण है, इसके अपन रूट पता लगा सकते हैं d की वैल्यू को देखकर। यदि d ग्रेटर देन 0 आएगा तो हमें असमान और वास्तविक रूट मिलेंगे, यदि d इक्वल टू 0 आएगा तो हमें समान और वास्तविक रूट मिलेंगे, और यदि d लेस देन 0 आएगा तब हमें काल्पनिक और असमान रूट मिल जाएंगे। और ये जो पहले वाली प्रॉपर्टी है इसको भी हमने दो भागों में डिवाइड कर दिया। वास्तविक में भी अपन दो भागों में बता सकते हैं कि परिमेय मिलेंगे कि अपरिमेय मिलेंगे। परिमेय तो तब मिलेंगे जब ये d परफेक्ट स्क्वायर होगा, और अपरिमेय तब मिलेंगे जब ये जो d है ये क्या हो, परफेक्ट स्क्वायर ना हो। तो देखो आगे चलते हैं अपन, जो ax² + bx + c है, ax² + bx + c = 0 ये ले रहे हैं अपन, ax² + bx + c = 0 यही इक्वेशन ले रहे हैं। इसके दो रूट मान लिए मैंने, एक बार अल्फा और बीटा, ये दो रूट मैंने मान लिए, क्योंकि दो रूट में आएंगे ना हमें
दो रूट ही मिलेंगे इसके, तो वो दो रूट मैंने मान लिया अल्फा और बीटा। अब ये देखेंगे कि ये जो अल्फा बीटा है ये इन कोफिशिएंट के साथ क्या रिलेशन बनाते हैं। तो ये देखो इस तरीके से रिलेशन बनाएंगे कि जो अल्फा प्लस बीटा है ये किसके बराबर आएगा। ये चीजें आप सभी को पता है कि अल्फा प्लस बीटा किसके बराबर आएगा, ये आएगा माइनस बी अपॉन ए के। यदि अल्फा और बीटा का प्रोडक्ट निकालें तो ये आएगा सी अपॉन ए के। और यदि अल्फा और बीटा का अपन माइनस निकालें, इनका डिफरेंस निकालें, अल्फा माइनस बीटा निकालें, तो ये आएगा रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन ए के बराबर आएगा। ये तीनों चीजें, तीनों फॉर्मूले आपको याद रखने हैं कि अल्फा प्लस बीटा तो बी अपॉन ए हो जाएगा, सॉरी माइनस बी अपॉन ए हो जाएगा, अल्फा बीटा सी अपॉन ए हो जाएगा और अल्फा माइनस बीटा हो जाएगा बी स्क्वायर माइनस 4ac, इसका अंडर रूट अपॉन ए के बराबर आ जाएगा ये वैल्यू। ठीक है, ये रिलेशन आपको याद रखने हैं। अब देखो नेक्स्ट क्या टॉपिक दे रखा है इसने। नेक्स्ट यदि अपन बात करें, नेक्स्ट इसने दे रखा है कि पेयर्स ऑफ रूट। क्या दे रखा है इसने, यहीं पे देख लेते हैं। पेयर्स ऑफ रूट का मतलब होता है कि जो रूट है यदि ये पेयर के अंदर आएंगे तो किस तरीके से आएंगे। पेयर का मतलब अपन बोलते हैं, जैसे जोड़ा होता है ना, युग्मक बोल देते हैं, तो अपन बोल देते हैं पेयर बोल देते हैं इनको। यदि ये जो रूट है पेयर के अंदर आएंगे तो किस तरीके से आएंगे, तो देखो ये अपन दो तरीके से बना सकते हैं। देखो यदि आपके पास एक रूट आ रहा है ए प्लस रूट बी, क्या रूट आ रहा है, एक रूट यदि आपको ए प्लस रूट बी मिल रहा है, ये रूट ये ले रहे हैं अपन, जो अल्फा और बीटा रूट मान रहे हैं अपन, ये रूट मान रहे हैं कि यदि एक रूट आपके पास a प्लस रूट बी है, मतलब यहाँ पर जो रूट बी ले रहे हैं ना अपन, ये क्या है, एक इरेशनल नंबर है, ये चीज याद रखना आप। ये जो रूट बी है ये क्या है, एक अपरिमेय संख्या या फिर जिसको बोल देते हैं अपन इरेशनल नंबर है। ये जो रूट बी है यदि ये इरेशनल नंबर हो तो हमें ये पता लगाने की जरूरत नहीं है, आगे हमें ये सिद्ध करने की जरूरत नहीं है, हम ये सीधा देख के बता देंगे कि यदि इसका एक रूट a प्लस रूट बी आ रहा है तो उसका दूसरा रूट क्या आना चाहिए, a माइनस का रूट बी आना चाहिए। ये प्रॉपर्टी है, दूसरा रूट आपको निकालने की जरूरत नहीं है, सीधा देख के बता दोगे आप कि यदि a प्लस रूट बी एक रूट आ रहा है इसका, तो दूसरा रूट क्या होना चाहिए, a माइनस रूट बी होना चाहिए। जहां पर जो रूट बी है ये क्या होना चाहिए, एक रेशनल नंबर होना चाहिए। ठीक है, यदि इसी तरीके से एक रूट आपको a प्लस आयोटा बी मिल रहा है, क्या मिल रहा है, a प्लस आयोटा बी, यदि आपको एक रूट मिल रहा है तो दूसरा रूट कन्फर्म ही क्या होगा, a माइनस आयोटा बी होगा। ये दोनों चीजें आपको याद रखनी है कि यदि a प्लस रूट बी आएगा तो दूसरा रूट a माइनस रूट बी हो जाएगा। यदि एक रूट आपको a प्लस आयोटा बी मिल रहा है तो दूसरा रूट कन्फर्म ही क्या होगा, a माइनस आयोटा बी, इसका दूसरा रूट हो जाएगा। यहाँ पर ये जो आयोटा बी है ये क्या है, इमेजिनरी नंबर है, और जो रूट बी है ये क्या है, एक इरेशनल नंबर या फिर जिसको बोल देते हैं अपन, ये क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, आगे देखते हैं अपन। देखो आगे दिया है इसमें इक्वेशन, क्या ले रहे हैं अपन, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, ये इक्वेशन ले रहे हैं। अब देखो इसमें जो रूट है, जो रूट और इनके जो बीच में रिलेशन है ये अपन निकाल देते हैं कि जो रूट के जो नेचर है ये ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, क्या इसी को देखकर अपन बता सकते हैं क्या, बिना कुछ वैल्यू सोल्व किए, केवल इसी को देखकर अपन इनके रूट की जो नेचर है ये बता सकते हैं क्या, तो बता सकते हैं। किन किन कंडीशन में बता सकते हैं, जो पहली कंडीशन क्या है इसमें, पहली कंडीशन है यदि a प्लस b प्लस c इक्वल टू 0 आ जाए, मतलब ये जो तीनों कोफिशिएंट आ रहे हैं इन तीनों कोफिशिएंट का यदि सम 0 आ जाए तो इसके जो रूट है वो क्या होंगे, इसके रूट होंगे, देखो एक रूट तो होगा इसका 1 और दूसरा रूट क्या होगा इसका c अपॉन होगा। ये आपको देखते ही पता चल जाएगा। यदि ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 क्वाड्रेटिक इक्वेशन में यदि इनके कोफिशिएंट का सम 0 आ रहा है, मतलब a प्लस b प्लस c इक्वल टू 0 आ रहा है, तो आप ये देखते ही बता देना कि इसका एक रूट तो 1 हो जाएगा और एक रूट इसका c अपॉन हो जाएगा। यहाँ पर मैं रूट लिख रहा हूँ, ये चीज याद रखना। यहाँ पर क्या लिख रहे हैं अपन, यहाँ पर अपन रूट की वैल्यू लिख रहे हैं। ठीक है, आगे देखते हैं अपन दूसरी प्रॉपर्टी देखते हैं। देखो दूसरी प्रॉपर्टी क्या है, यदि a माइनस b प्लस सी इक्वल टू 0 आ जाए। पहली प्रॉपर्टी क्या ली हमने, a प्लस b प्लस सी इक्वल टू 0 लिया। दूसरी प्रॉपर्टी यदि अपन a माइनस b प्लस सी की वैल्यू यदि 0 आ जाए इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, तो हम ये देखते ही बता देंगे कि इसके रूट एक तो -1 होगा, एक रूट होगा इसका -c अपॉन नहीं। अब ये देखो दोनों चीजें मैंने एक साथ इसलिए लिखी हैं क्योंकि देखो रूट दोनों में रूट लगभग सेम से ही आ रहे हैं। एक में तो आ रहा है 1 और c अपॉन है, दूसरे में आ रहा है -1 और -c अपॉन है। यहाँ पर भी देखो a प्लस b प्लस सी इक्वल टू 0, a माइनस b प्लस सी इक्वल टू 0, मतलब सेम ही है। तो इन दोनों को मैंने एक साथ लिख दिया ताकि आपको ये याद करने में क्या रहे, आसानी रहे। ठीक है, दो प्रॉपर्टी हमने
देख ली। अब देखो तीसरी प्रॉपर्टी देखते हैं अपन इसकी कि यदि ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 क्वाड्रेटिक इक्वेशन में यदि b की वैल्यू आपको 0 दे दे, इसका मतलब ये हुआ b 0 हो गया। इसका मतलब क्या हुआ कि x का कोफिशिएंट 0 है। यदि x का कोफिशिएंट 0 है तो इसमें जो x है ये वैल्यू बिलोंग ही नहीं करेगी। क्या होगी इक्वेशन? सिर्फ ax² प्लस c इक्वल टू 0 ये इक्वेशन होगी। यदि x² आ रहा है सिर्फ, तो देखो x² के बराबर में कुछ ना कुछ वैल्यू आएगी। x की वैल्यू तो आ नहीं रही, तो x² के बराबर में कुछ ना कुछ वैल्यू आएगी ना, ये मान लिया। तो यदि अपन x निकालेंगे यहाँ से तो अंडर रूट के अंदर वो वैल्यू आ जाएगी। अब अंडर रूट के अंदर अपन कोई वैल्यू निकालते हैं तो ये हमें दो आंसर देगा, एक तो प्लस का देगा, एक माइनस का देगा। लेकिन जो वैल्यू का जो मान है वो क्या रहेगा? सेम ही रहेगा। एक प्लस का साइन आएगा, एक माइनस का आएगा, लेकिन जो वैल्यू है ये क्या रहेगी? समान। तो यहाँ से अपन ये निष्कर्ष निकाल लेंगे कि b इक्वल टू 0 होने पर क्या होगा? बोथ रूट आर क्या हो जाएंगे? दोनों के दोनों रूट क्या हो जाएंगे? इक्वल। बोथ रूट आर इक्वल, बट क्या होगा? बट अपोजिट साइन। मतलब अपोजिट साइन क्या होंगे? दोनों के दोनों रूट। एक यदि प्लस का है तो दूसरा क्या हो जाएगा? माइनस का साइन हो जाएगा। ठीक है, कब होगा? जब b की वैल्यू यदि अपन 0 ले रहे हैं। फिर फोर्थ कंडीशन मैंने मान ली कि b0 यदि हो सकता है तो क्या c0 नहीं हो सकता क्या? तो c भी 0 हो सकता है। तो c0 होने की कंडीशन अपन अलग से बना लेंगे। यदि c की वैल्यू 0 ले रहे हैं अपन तो देखो ax² प्लस bx प्लस c0 ले लिया मैंने। तो यहाँ से देखो रटने की जरूरत नहीं है आपको, ax² प्लस bx बराबर 0 लिख लो, क्योंकि c को तो हमने 0 ले लिया ना। तो यहाँ से देखो x को कॉमन ले लेंगे, क्या आएगा आपके पास? ax प्लस b इक्वल टू 0 बनाना। अब यहाँ से देखो दो फैक्टर यदि मल्टीप्लाई में है और बराबर 0 आ रहा है तो अपन दोनों फैक्टर को अलग अलग क्या मान सकते हैं? 0 के बराबर मान सकते हैं ना। तो x की वैल्यू एक बार 0 मान लेंगे, एक बार ax प्लस b 0 मान लेंगे। तो यहाँ से तो 0 मानने से हमें कोई एक्यूरेट वैल्यू नहीं पता चलेगी, लेकिन ये जो x है ये तो सब में कॉमन आ जाएगा ना। तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी? 0 के बराबर। तो देखो c बराबर 0 होने पर हमें एक कंक्लूजन निकल के आ गया। कितना आया? कि जो इसका एक रूट है वो क्या बन जाएगा? 0 बन जाएगा। तो यहाँ से अपन कंक्लूजन लिख देंगे कि 1 रूट इज ऑलवेज 0। कब होगा ये? जब c की वैल्यू को अपन 0 के बराबर ले रहे हैं। b को 0 के बराबर लिया तो तब रूट क्या है? समान है, लेकिन अपोजिट साइन के। c को 0 लिया तब हमारे पास रूट क्या है? रूट आए हमारे पास कौन से? एक रूट हमारे पास 0 आ गया। अब देखो पांचवी प्रॉपर्टी क्या ले रहे हैं अपन? पांचवी प्रॉपर्टी ले रहे हैं कि यदि a, b और c क्या हो? सेम साइन भी। इसका मतलब ये हुआ कि यदि कोफिशिएंट a, b, c तीनों ही सेम ही साइन के आ रहे हैं, या तो तीनों पॉजिटिव हो सकते हैं या तीनों क्या हो सकते हैं? नेगेटिव हो सकते हैं। तो देखो इस कंडीशन में जो रूट है वो किस तरीके से बिलोंग करेंगे? ये देखो यदि a, b, c तीनों सेम साइन के आ रहे हैं, या तो तीनों की तीनों वैल्यू पॉजिटिव हो सकती हैं या तीनों की तीनों वैल्यू नेगेटिव हो सकती हैं। तो इस कंडीशन में जो रूट है वो क्या होंगे? इस कंडीशन में दोनों के दोनों रूट क्या होंगे? नेगेटिव आएंगे आपके पास। तो बोथ रूट्स आर नेगेटिव। कब आएंगे? जब a, b, c तीनों की वैल्यू क्या आ जाए? सेम साइन में आ जाए, या तो पॉजिटिव आ सकती है या नेगेटिव आ सकती है। देखो आगे कंडीशन लेते हैं अपन, 6 कंडीशन लेते हैं इसकी। यदि a किसके बराबर आ जाए? c के बराबर आ जाए। यदि a और c दोनों की वैल्यू बराबर आ रही हैं तो हमें ये क्या निष्कर्ष निकाल सकते हैं अपन यहाँ से? यदि a और c दोनों बराबर आ गए तो देखो एक मैंने फॉर्मूला दिखाया था ना, अल्फा इंटू बीटा का। अल्फा इंटू बीटा मतलब दोनों रूट का, यदि ये दोनों रूट मान रहे हैं, यदि दोनों रूट का अपन मल्टीप्लाई निकालेंगे तो क्या आएगा? c अपॉन a आएगा ना। तो c और a को अपन दोनों बराबर मान रहे हैं, तो यहाँ से अल्फा बीटा क्या आएगा अपन? और ये कब आ सकता है? जब दोनों रूट एक दूसरे के क्या होंगे? रेसिप्रोकल। देखो दोनों रूट का यदि मल्टीप्लाई 1 के बराबर आ रहा है, इसका मतलब अपन ये बना सकते हैं कि जो दोनों रूट है ये क्या होंगे? एक दूसरे के रेसिप्रोकल होंगे। तो बोथ रूट्स आर रेस्पेक्टिवली रेसिप्रोकल, ये अपन बना सकते हैं। ठीक है, अब देखो अगली प्रॉपर्टी लेते हैं अपन इसकी। जब क्या आ जाए? 7 प्रॉपर्टी लेते हैं। देखो यदि a और c का सेम साइन आ जाए, क्या आ जाए? a व c का साइन देखो a व c तो क्या आ जाए? सेम साइन की। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ देखो, और b क्या आ जाए? उनका अपोजिट साइन आ जाए।
इस कंडीशन में अपन क्या बनाएंगे, देखो इसका मतलब ये हुआ कि यदि ए और बी तो सेम साइन के, सॉरी ए और सी तो सेम साइन के आ रहे हैं, या तो ए और सी दोनों पॉजिटिव हो सकते हैं या फिर ए और सी दोनों नेगेटिव हो सकते हैं, और बी क्या आ रहा है इनका अपोजिट। यदि ए और सी पॉजिटिव बनेंगे ना तो बी क्या आना चाहिए नेगेटिव, यदि ए और सी नेगेटिव बनेंगे तो बी क्या आना चाहिए पॉजिटिव। इस कंडीशन में हमारे पास यदि क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल रही है तो हमें ये देखता ही पता लग जाएगा कि यदि ए और सी सेम साइन के आएंगे ना, इसका मतलब जो दोनों के दोनों रूट है वो क्या होंगे, पॉजिटिव रूट मिलेंगे हमें, बोथ रूट्स आर पॉजिटिव। ठीक है, फिर देखो अपन 8वीं कंडीशन बनाते हैं इसकी, यदि ए व सी क्या आ जाए अपोजिट साइन के, यदि ए व सी अपोजिट साइन के आ जाए। देखो पहले कंडीशन में क्या ले थे अपन, ए और सी सेम साइन के, बी अलग साइन के ले रहे थे। यदि 8वीं कंडीशन में अपन ने लिया कि ए और सी दोनों अपोजिट साइन के आ रहे हैं, तो यहाँ से निष्कर्ष ये निकलेगा कि एक रूट तो हमें पॉजिटिव मिलेगा, यदि एक रूट पॉजिटिव मिलेगा तो दूसरा हमें क्या मिलेगा नेगेटिव। मतलब दोनों रूट हमें सेम साइन के नहीं मिल सकते, एक रूट पॉजिटिव होगा तो दूसरा रूट क्या हो जाएगा नेगेटिव, ये रूट हो जाएगा। अब ये देखो ये 8 की 8 प्रॉपर्टी है ना, ये आपको याद होनी चाहिए, क्योंकि ये प्रॉपर्टी यदि आप याद होगी ना आपको, तो आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन को देखते ही पता लगा लोगे कि इसके रूट की जो नेचर है वो किस तरीके से होगी। ठीक है, आगे देखते हैं अपन, देखो आगे चलते हैं, देखो कॉमन रूट की बात करते हैं। आगे क्या दिया इसने, कॉमन रूट दिया। देखो दो क्वाड्रेटिक इक्वेशन मान रहे हैं अपन, एक तो मान रहे हैं ax² प्लस b1x प्लस c1 = 0, दूसरा क्वाड्रेटिक इक्वेशन मान रहे हैं अपन a2x² प्लस b2x प्लस c2 = 0। ये मैंने दो क्वाड्रेटिक इक्वेशन मान ली, इसके भी दो रूट आएंगे, इसके भी दो रूट आएंगे, अलग अलग आएंगे। ठीक है, यदि इन अलग अलग रूटों में यदि आपको कॉमन रूट मिल जाए, देखो ये दोनों क्वाड्रेटिक इक्वेशन अपन अलग अलग मान रहे हैं, तो देखो यदि दोनों के दोनों रूट कॉमन आ जाए, दोनों के दोनों रूट क्या आ जाए कॉमन, या फिर दोनों के दोनों रूट अपन बोल सकते हैं समान आ जाए, तो देखो यहाँ से अपन लिख देंगे, देखो कॉमन रूट, कितने रूट कॉमन ले रहे हैं अपन, दोनों ले रहे हैं। देखो मैं समझने के लिए लिख दिया, इसको ब्रैकेट में लिख दिया। यदि दोनों के दोनों रूट कॉमन आ रहे हैं तो यहाँ से कब आएंगे, जब a1/a2 बराबर होगा किसके, b1/b2 के, और ये बराबर होगा किसके, c1/c2 के। कब आएंगे, जब a1/a2 b1/b2 c1/c2 दोनों की वैल्यू बराबर आ जाएंगी, तब हमें ये पता लग जाएगा कि दोनों क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दोनों रूट क्या होंगे, कॉमन रूट होंगे। और यदि एक ही कॉमन रूट मिल रहा है हमें, तब क्या होगा, तब प्रॉपर्टी क्या होगी, कॉमन रूट सिर्फ एक ही लिख दिया मैंने यहाँ से, तब हमारे पास देखो प्रॉपर्टी ये बनेगी देखो a1c2, यहाँ पर लिख देते हैं नीचे a1c2 माइनस a2c1 का होल स्क्वायर, और ये बराबर होना चाहिए किसके, ये बराबर होना चाहिए a1b2 माइनस a2b1 मल्टीप्लाई किसके होगा, ये हो जाएगा b1c2 माइनस b2c1 के ब्रैकेट लगा दिया। ठीक है, इस ये यदि प्रॉपर्टी फॉलो कर रही है कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो हमें ये पता लग जाएगा कि रूट क्या होगा, सिर्फ एक ही रूट दोनों में कॉमन आएगा। दोनों रूट कॉमन कब आएंगे, जब a1/a2 b1/b2 और c1/c2 की दोनों की वैल्यू क्या आ जाएगी, बराबर आ जाएगी। फिर देखो अपन बात कर लेते हैं, ये तो बात थी कॉमन रूट के लिए। ठीक है, एक और अपन बात कर लेते हैं, यदि रूट क्या आ जाए, समानुपाती आ जाए, समानुपाती बोल देते हैं जिसको, प्रोपोर्शनल रूट आ जाए अपने पास। यदि समानुपाती रूट आ रहे हैं तो इसकी कंडीशन क्या होगी, इसकी कंडीशन देखो ये बनेगी कि b1² अपॉन a1c1 बराबर होगा b2² अपॉन a2c2। ये कंडीशन है किसकी, समानुपाती रूट की। तो देखो ये मैंने प्रॉपर्टी बता दी आपको, कॉमन रूट की दो प्रॉपर्टी बता दी, उसके बाद में समानुपाती रूट की मैंने एक प्रॉपर्टी आपको बता दी। अब देखो आगे बात करते हैं अपन, जो अपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ा है ax² प्लस bx प्लस c 0, ये हमने पढ़ा है अभी तक, इसका मैथमेटिकल फॉर्मेशन पढ़ा है कि इसमें जो रूट है ये समानुपाती भी हो सकते हैं। इनमें रूट में हमने रिलेशन निकाला है, रूट के और कोफिशिएंट के बीच में रिलेशन हमने निकाला है, इसका कॉमन रूट हमने पढ़ा है। तो देखो अभी तक हमने जितनी भी बात करी है ना वो करी है, इसके सिर्फ मैथमेटिकल फॉर्मेशन की बात करी है। अब देखो नेक्स्ट बात करते हैं अपन क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए अपन इसके ग्राफिकल फॉर्मेशन देखते हैं कि जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax² प्लस bx प्लस
सी इज इक्वल टू 0 है, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो ग्राफ है वो किस तरीके से बनता है। तो देखो ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 है ना, इसको अपन y के बराबर मान के लिख सकते हैं। तो देखो ये बनेगा, देखो y इज इक्वल टू ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, ये बना ना। अब ये देखो किसका समीकरण है, y की घात 1 आ रही है, x की घात 2 आ रही है, तो ये है किसका, परवलय का इक्वेशन है, ये एक पैराबोला का इक्वेशन है। किसका, ये पैराबोला का इक्वेशन है। अब ये जो पैराबोला है ना, ये डिपेंड करेगा कि ये इक्वेशन कब बनेगा, जब ये डिपेंड करेगा d की वैल्यू और a की वैल्यू पर डिपेंड करेगा। ये d अपन मान रहे थे b स्क्वायर माइनस 4ac को, और a है किसका, x स्क्वायर का कोफिशिएंट है। तो जो इसका ग्राफ है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, ये जो ग्राफ है डिपेंड करेगा किस पर, d और a की वैल्यू पर डिपेंड करेगा। ये मैंने आपको देखो चार्ट में बना के बता दिया कि यदि d लेस देन 0 और a लेस देन 0 है, दोनों ही यदि लेस देन 0 है, तो ग्राफ क्या आएगा, ग्राफ आएगा हमेशा ओरिजिन से नीचे आएगा। इसका मतलब देखो ग्राफ कहाँ बन रहा है, ग्राफ नेगेटिव बन रहा है ना, ग्राफ क्या बन रहा है, इसका नेगेटिव ग्राफ बन रहा है। इसका मतलब अपन इसको लिख सकते हैं, देखो ग्राफ यदि नेगेटिव बन रहा है तो यहाँ से अपन लिख सकते हैं कि जो fx है ये क्या होगा, हमेशा लेस देन 0 होगा। क्या बना सकते हैं अपन, fx को लेस देन 0 बना सकते हैं। और यदि d इक्वल टू 0 है और a की वैल्यू लेस देन 0 बन रही है, तो d यदि इक्वल टू 0 पर बन गया ना, तो ये ओरिजिन को टच करते हुए निकलेगा। मतलब इसका जो fx की वैल्यू है ये 0 भी बन सकती है। इस कंडीशन में अपन fx को बना सकते हैं कि fx लेस देन तो रहेगा ही, लेकिन ये 0 के बराबर भी हो सकता है, तो fx लेस देन इक्वल टू 0 अपन बना सकते हैं। और d यदि ग्रेटर देन 0 हो जाए और a की वैल्यू लेस देन 0 ही रहे, इस कंडीशन में ये ग्राफ देखो पॉजिटिव भी बनेगा, नेगेटिव भी बनेगा। और ये किस तरीके से बनेगा, देखो ये समझने लायक चीज है। ये जो ओरिजिन यहाँ पर जो कट कर रहा है ना इनको, ये होते हैं इसके रूट, यहाँ पर तो अल्फा, यहाँ पर बीटा, अल्फा और बीटा। मतलब ये जो ग्राफ है ये एक्स एक्स को जिस पॉइंट पर कट करेगा ना, वो क्या होंगे, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट होंगे। तो देखो ये मैंने बना लिया, ये तो अल्फा होगा और इस बिंदु पर टच कर रहा है, क्रॉस कर रहा है, इसका मतलब ये क्या होगा, बीटा। अब ये देखो ये जो ग्राफ है इसको अपन ये नहीं बता सकते कि ये पॉजिटिव है कि नेगेटिव है fx, क्योंकि ये देखो अल्फा और बीटा के जब बीच में वैल्यू लेंगे तब तो ये देखो कहाँ जा रहा है, ऊपर की ओर जा रहा है, मतलब पॉजिटिव बन रहा है। और यदि अल्फा और बीटा के बीच में वैल्यू को अपन नहीं लेंगे तब ये क्या बन रहा है, नेगेटिव बन रहा है। तो यहाँ से अपन इसको बना सकते हैं कि यदि जो x है ये अल्फा और बीटा के बीच में है, x की वैल्यू यदि अल्फा और बीटा के बीच में है, तब तो अपन क्या लिख सकते हैं इसको, तब तो अपन लिख सकते हैं कि जो fx है ये क्या होगा, हमेशा पॉजिटिव होगा। देखो x की वैल्यू को मैंने अल्फा और बीटा के बीच में लिया, तब fx क्या बन जाएगा, पॉजिटिव बन जाएगा ना। और यदि x की वैल्यू को अपन अल्फा और बीटा के बीच में ना लें, तो ये मैंने क्रॉस का साइन लगा दिया, अल्फा और बीटा के बीच में यदि x की वैल्यू ना लेंगे तब ये ग्राफ क्या बनेगा, नेगेटिव बनेगा। तो यहाँ से अपन इसको लिख सकते हैं कि जो fx है ये क्या बन जाएगा, लेस देन 0 बन जाएगा। ये प्रॉपर्टी आपको याद रखनी है, ये सबसे इंपॉर्टेंट पूछी जाती है प्रॉपर्टी। कब, जब d ग्रेटर देन 0 होगा और a लेस देन 0 होगा। ये देखो सारी चीजें, ये जो मैंने दिखाई है ना 6 की 6 टर्म्स, ये सारी की सारी आपको याद रखनी है कि किसी भी कंडीशन में आपसे पूछ सकता है कि d इक्वल टू 0 a लेस देन 0 पर ग्राफ कैसा बनेगा। तो d इक्वल टू 0 a लेस देन 0 पर ग्राफ ये बनेगा, fx की वैल्यू लेस देन इक्वल टू 0 बनेगी। d इक्वल टू 0 a पॉजिटिव 0 होगा तो ग्राफ क्या बनेगा, इस कंडीशन में ग्राफ fx ग्रेटर देन इक्वल टू 0 बनेगा। तो देखो यहाँ से अपन इसको लिख सकते हैं कि fx, यहाँ पर ग्राफ क्या बना, fx ऑलवेज पॉजिटिव, यहाँ पर fx ग्रेटर देन इक्वल टू 0, यहाँ पर fx क्या बनेगा, देखो ये क्या हो गया, इसके रूट हो गए ना, अल्फा और बीटा, यहाँ पर तो इसके रूट हो गए, ये अल्फा और ये मैंने मान लिया बीटा। अब वही कंडीशन यहाँ पर अप्लाई कर देंगे अपन, यदि x को अपन अल्फा और बीटा के बीच में लेंगे, x को मैंने बिलोंग्स करा दिया अल्फा और बीटा के बीच में, तब हमें fx क्या बना के देगा, तब हमें fx नेगेटिव वैल्यू देगा। अल्फा और बीटा के बीच में x को लेने पर देखो ग्राफ नीचे बन रहा है, मतलब fx क्या होगा, नेगेटिव। और यदि x को अपन अल्फा और बीटा के बीच में ना ले तब ग्राफ क्या बनेगा, तब ग्राफ क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। तो ये fx क्या बन जाएगा, fx बन जाएगा ग्रेटर देन 0। ये 6 कंडीशंस आपको याद रखनी है, ठीक है। ये मैंने ग्राफ से बना दिया, ये ग्राफ आपको देख लेना, ये ग्राफ आपको ऐसा का ऐसा याद रखना है, ठीक है। आगे देखते हैं, देखो आगे यदि इसमें दिया हुआ है कि यदि x की वैल्यू है ये k पर डिपेंड करे, मतलब ये जो अपन यहाँ से ले रहे हैं ना, देखो ये जो शीर्ष ले रहे हैं इसका, इसके शीर्ष के निर्देशांक कितने होंगे, देखो ये जो परवलय ले रहे हैं ना अपन, देखो मैं फिर से बताता हूँ आपको, ये ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 का ये ग्राफ है, ठीक है। यहाँ पर ये जो पॉइंट है ये क्या होगा, इसका वर्टेक्स होगा परवलय का,
शीर्ष होगा। और इसके निर्देशांक कितने होंगे, इसके निर्देशांक होंगे -b/2a। क्या निर्देशांक होंगे, x एक्स के तो -b/2a, y एक्स के लिए कितने हो जाएंगे b² - 4ac/2a। इसके y एक्स के निर्देशांक हो जाएंगे, x एक्स के हो जाएंगे -b/2a। अब ये दे देगा देखो अलग इन्हीं 6 की 6 कंडीशन में ये दे देगा देखो कि यदि अपन k को अलग माने, k को कोई वैल्यू मान लिया कि यदि k की वैल्यू क्या आ रही है, कांस्टेंट है k की वैल्यू यदि अल्फा और बीटा से छोटी आ रही है, एक कंडीशन में ये मान लेगा कि k की वैल्यू अल्फा और बीटा के बीच में आ रही है, थर्ड कंडीशन में ये मान लेगा कि k की वैल्यू अल्फा और बीटा से बड़ी आ रही है, तब ग्राफ किस तरीके से बनेंगे। तो उसके लिए मैं आपको प्रॉपर्टीज लिखा देता हूँ। देखो ये प्रॉपर्टी इस तरीके से बनेगी। देखो यदि दोनों रूट हैं ये k से बड़े होंगे, दोनों रूट k से बड़े कब होंगे, जब ये k जो है ये दोनों रूट से छोटा होगा तभी होगा ना। तो देखो इसका ग्राफ कुछ इस तरीके से बनेगा। यहाँ से मैंने इसका ग्राफ बना दिया, देखो ये बना दिया। रूट हमें कब मिलेंगे, रूट हमें इन दोनों को क्रॉस करेंगे तभी तो हमें रूट मिलेंगे ना। तो ये मैंने रूट बना लिए इसके, ये रूट तो आ गया यहाँ पर कौन सा अल्फा, यहाँ रूट आ गया बीटा। तो ये मैंने बना दिया अल्फा और बीटा, इसके दो रूट यहाँ पर भी आ सकते हैं। इसको आप d<0 के लिए भी बना सकते हो, तो इसको आप ग्राफ को नीचे के लिए भी बना सकते हो। तो देखो k कहाँ पर बिलोंग करेगा, यहाँ पर यदि k क्या है, दोनों रूट से बड़ा है, सॉरी दोनों रूट k से बड़े हैं, तो यहाँ पर देखो दोनों रूट यदि k से बड़े होंगे तो k क्या हो जाएगा, दोनों रूट से छोटा हो जाएगा। तो k को मैंने मान लिया यहाँ पर। ये ग्राफ इस तरीके से बनेगा, k क्या बन रहा है, देखो दोनों रूट से छोटा बन रहा है। यदि k दोनों रूट से छोटा है तो देखो d की वैल्यू क्या आ रही है, d की वैल्यू >0 के लिए अपन ग्राफ बना रहे हैं ना, तो d की वैल्यू >0। और ये जो -b/2a ये भी क्या होगा, -b/2a की वैल्यू k से बड़ी हो जाएगी। क्या हो जाएगी, दोनों रूट यदि k से बड़े हों, दोनों रूट यदि k से बड़े हो तो देखो -b/2a की वैल्यू k से बड़ी क्यों होगी, क्योंकि यहाँ पर ये जो वर्टेक्स है यही तो होता है ना -b/2a। तो -b/2a यहाँ पर ही तो होगा ना। तो -b/2a यहाँ पर है, सॉरी माइनस का b स्क्वायर लिख दिया मैंने, माइनस का b/2a ही होगा सिर्फ, है ना। तो देखो माइनस का b/2a यहाँ पर आ रहा है, अल्फा यहाँ पर आ रहा है, बीटा यहाँ पर आ रहा है, k यहाँ पर आ रहा है। तो देखो k की वैल्यू -b/2a से क्या हो जाएगी, छोटी हो जाएगी। k की वैल्यू -b/2a से छोटी। इस कंडीशन में आपको जो ये कंक्लूजन है ये याद रखना है, ये कंक्लूजन आपको याद रखना है कि जो a × f के है ये क्या होगा, >0 होगा। क्यों होगा, a × f के >0 हो जाएगा। देखो a भी पॉजिटिव आ रहा है और जो फंक्शन है वो भी क्या आ जाएगा, पॉजिटिव आ जाएगा। और पॉजिटिव दोनों नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें क्या मिलेगी, पॉजिटिव वैल्यू भी मिलेगी। सेकंड कंडीशन में देखो यदि k को अपन क्या ले लें, दोनों रूट से बड़ा ले लें। k को क्या ले लिया मैंने, दोनों रूट से बड़ा ले लिया। तो देखो इसका डायग्राम कैसे बनेगा, इसका डायग्राम बनेगा देखो इस तरीके से। k को मान रहे हैं अपन दोनों रूट से बड़ा, है ना। k को यदि अपन दोनों रूट से बड़ा मान रहे हैं तो देखो यहाँ पर जो इंटरसेक्शन होगा ये तो अल्फा रूट, ये इंटरसेक्शन पॉइंट बीटा रूट। k को मैंने मान लिया यहाँ पर, k को मैंने मान लिया कुछ इस पॉइंट पर, ठीक है। ये k मैंने मान लिया। तो देखो k क्या आ रहा है, अल्फा और बीटा से भी बड़ा आ रहा है। और ये जो वर्टेक्स है, वर्टेक्स के निर्देशांक कितने होते हैं, -b/2a बताया था ना मैंने। तो ये जो k है -b/2a से भी बड़ा है, देखो k -b/2a से भी बड़ा है। इस कंडीशन में आपको जो कंक्लूजन याद रखना है ना, ये याद रखना है कि AF के जो है ये इस कंडीशन में भी क्या होगा, >0 होगा। क्यों होगा, क्योंकि यहाँ पर a भी नेगेटिव मिलेगा आपको और जो फंक्शन है वो भी क्या मिलेगा, नेगेटिव फंक्शन मिलेगा। और नेगेटिव दोनों फंक्शन को मल्टीप्लाई करने पर हमें क्या मिल जाएगी, पॉजिटिव वैल्यू हमें मिल जाएगी। यदि k क्या आ जाए, दोनों रूट के बीच में आ जाए, क्या आ जाए, k यदि दोनों रूट के बीच में आ जाए तो देखो इसका ग्राफ इस तरीके से बनेगा। ये ग्राफ बनाने आनी चाहिए आपको। तो ये ग्राफ मैंने बना दिया, ठीक है। यहाँ पर ले लिया मैंने रूट अल्फा, यहाँ पर रूट ले लिया मैंने बीटा। ये हो जाएगा आपका -b/2a, ये वर्टेक्स हो जाएगा परवलय का। और k को अब की बार मैंने मान लिया अल्फा और बीटा के बीच में कहीं भी मान सकते हैं। k को अपन यहाँ भी मान सकते हैं और k को यहाँ भी मान सकते हैं, ये दोनों पॉसिबिलिटी बता दी मैंने। अब इस कंडीशन में आप k को है ना -b/2a से कंपेयर नहीं कर सकते, तभी मैंने यहाँ पर नहीं लिखा, क्योंकि जो k है ये अल्फा और बीटा के बीच में ही आएगा। हमें ये नहीं पता कि k -b/a से इधर लेंगे या फिर -b/a से इधर लेंगे। तो -b/a से कंपेयर नहीं करेंगे अपन, सिर्फ अल्फा और बीटा के बीच में यदि k की वैल्यू आएगी तो आपको ये कंक्लूजन याद रखना है कि a × f k की वैल्यू <0 हो जाएगी, ठीक है। अब याद रखने का तरीका मैं आपको बता देता हूँ, समझा मैंने दिया है आपको, याद रखने का तरीका मैंने बता दिया। देखो पहले दोनों कंडीशन में यदि k को चाहे आप अल्फा बीटा से बड़ा ले लो, चाहे k को आप अल्फा और बीटा से छोटा ले लो,
ये जो ए इंटू एफ की है ये हमेशा क्या आएगा, ग्रेटर देन 0 आएगा। ये सिर्फ मैं आपको समझाने का तरीका बता रहा हूँ, ये आप वैसे मत समझ लेना, ये सिर्फ आपको समझने का तरीका है कि यदि के को आप चाहे तो दोनों रूट से बड़ा ले लो, चाहे के की वैल्यू आप दोनों रूट से छोटी ले लो, आपको ए इंटू एफ की हमेशा क्या मिलेगा, ग्रेटर देन 0 मिल जाएगा, मतलब पॉजिटिव वैल्यू मिलेगी। और यदि के को आप यदि दोनों रूट के बीच में ले रहे हो तो आपको ए इंटू एफ के क्या मिलेगा, नेगेटिव नंबर ये मिलेगा। ठीक है, तो देखो आज की क्लास में हम इतना ही पढ़ेंगे क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हमने कंप्लीट कर लिया है, जितने भी इसमें बेसिक्स दिए हुए थे ना वो सारे हमने टच कर लिए। देखो ठीक है, एक दो कंसेप्ट हमने छोड़े हैं, वो इसलिए छोड़े हैं क्योंकि वो जो कंसेप्ट है ना वो आप एग्जाम्पल में कवर कर पाओगे आराम से, क्योंकि उनके एग्जाम्पल भी बुक में अच्छे खासे दिए हुए हैं, जैसे मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू निकालने वाला, तो वो अलग से आपको बताने की जरूरत नहीं, क्योंकि उसमें कोई फॉर्मूला यूज नहीं होगा, ना ही कोई प्रॉपर्टी यूज होगी, वो आप जब क्वेश्चन करेंगे ना अपन तब आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। तो कुछ एक प्रॉपर्टी मैंने छोड़ दी है, वो आपको जब क्वेश्चन करेंगे ना तब आसानी से क्लियर हो जाएंगी। तो देखो जितने भी सारे बेसिक्स थे, मेन तो यही था इसका, एक तो ये वाला, और जो पीछे करवाया था ना मैंने ए लेस देन 0 और डी के लिए, ए और डी के बीच में जो रिलेशन वाली 6 प्रॉपर्टी बताई थी वो सारी की सारी इंपॉर्टेंट है, ये चीज़ें आपको याद होनी चाहिए। देखो कल वाली क्लास से अपन इसका एग्जाम्पल स्टार्ट करेंगे, शुरू से स्टार्ट करेंगे, एकदम लास्ट वाले एग्जाम्पल तक कवर करेंगे अपन। एक भी जो क्वेश्चन है ना इसमें ऐसा आसानी में एक भी क्वेश्चन को अपन नहीं छोड़ने वाले। तो देखो मैं तो ये बोल रहा हूँ कि अगर आपको ये एस आर सैनी वाली सीरीज़ हमारी अच्छी लग रही है ना तो आप अपने दोस्तों को भी बता सकते हो ताकि उनका भी भला हो जाए। तो आप क्या करोगे, एस आर सैनी की बुक अपन जो आज की क्लास कंप्लीट की है, आप आज के लिए आपका होमवर्क रहेगा कि जो आगे वाले क्वेश्चन दिए हुए ना ये क्वेश्चन आप सोल्व करके देखना। ये क्वेश्चन यदि आपसे सोल्व हो रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, अगर सोल्व नहीं हो रहे हैं ना तो अपन अपनी नेक्स्ट क्लास में सारे के सारे क्वेश्चन को सोल्व करवाने वाले हैं, क्योंकि हमारा टारगेट क्या है, हमारा टारगेट है ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन को सोल्व करना, ताकि जो बच्चे एकदम मॉडरेट या फिर मीडियम लेवल के भी बच्चे हैं ना या फिर बिलो मीडियम लेवल के भी बच्चे हैं वो भी एस आर सैनी को कंप्लीट कर पाए आसानी से। क्योंकि जो बच्चों में क्या होता है कि एस आर सैनी बुक जब खोल के देखते हैं ना तो वहाँ से जब क्वेश्चन सोल्व नहीं हो पाते तो वो वहीं पर छोड़ देते हैं। जैसे इंटेलिजेंट बच्चे होते हैं कोई, वो तो कुछ एक क्वेश्चन छोड़ देते हैं, बाकी सारे कर लेते हैं वो तो, लेकिन कुछ एक जो बिलो एवरेज वाले स्टूडेंट है वो एस आर सैनी बुक को सोल्व करने की कोशिश तो करते हैं, लेकिन जब उनसे क्वेश्चन सोल्व नहीं हो पाते ना तो वो बुक को वहीं पर बंद करके छोड़ देते हैं। तो हमारा टारगेट रहेगा सिर्फ उन्हीं बच्चों के लिए जो इस बुक को घबरा जाते हैं, इस बुक को देखते ही इसके नाम से घबरा जाते हैं। तो अपन क्या करेंगे, सिर्फ उन बच्चों के लिए ये सॉल्यूशन अवेलेबल करवा रहे हैं ताकि वो हमारी गाइडेंस में रहकर इस बुक को अच्छे से कवर कर पाएँ, क्योंकि ये बुक है जी जो आपकी कंपटीशन एग्जाम के लिए है ना सबसे बेस्ट बुक है, ये सबसे रामबाण बुक है। ठीक है, तो देखो अपन आगे चर्चा करेंगे अपनी नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। आगे क्वेश्चन भी सोल्व करना आप, ठीक है।